हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आते हैं आप लोगों के लिए दृश्यम 2 का पार्ट 12। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 12 और ये सेकंड लास्ट पार्ट भी है। देखते हैं कि मूवी में अब आगे क्या होने वाला है। सर, कोई अपडेट? बस 15-20 मिनट में पहुंच रहे हैं। पहुंचते ही मुझे फोन करना, ठीक है? सर, आपसे मिलने कोई आए हैं। कह रहे हैं कि विजय सालगांवकर के बारे में आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। भेजो। नमस्कार। मेरा नाम मुराद अली है। मैं फिल्में लिखता हूँ। आपको कौन नहीं पहचानते? बैठिए प्लीज। मिस्टर और मिसेस देशमुख, बहुत टाइम से आपकी कोई फिल्म नहीं आई। दरअसल मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मैंने कुछ समय के लिए लिखना छोड़ दिया। मैं अब दुबई में रहता हूँ, वहीं सेटल हो गया हूँ। आप कुछ विजय के बारे में बताना चाहते थे? जी, मेरी पहली मुलाकात उससे 2016 में हुई थी। मैं इस केस के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने अपना नाम विजय सलगांवकर नहीं, विजय गोडबोले बताया था। हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? क्योंकि तुम्हारी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है। कई बार मैं आपकी फिल्मों पे सेट पर आ चुका हूं। एक बार आपसे बात भी हुई थी। हाँ, उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी। हाँ, तभी मैं कहूं कि कहां देखा है मैंने तुम्हें। अच्छा बताओ, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? मुराद साहब, मेरे पास एक कहानी है। अगर आप 15 मिनट दे तो मैं सुनाना चाहूँ। ठीक है। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मैं हैरान रह गया था। कहानी वाकई में जबरदस्त थी, इसलिए मैं तुरंत राजी हो गया स्क्रिप्ट लिखने के लिए। उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए एडवांस के तौर पे और कहा कि फिल्म को वही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। कैसी शर्त? उसकी शर्त यह थी कि हम लोग फिल्म बनाना तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक हम दोनों को यह नहीं लगता कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। हम लोग जब पहली बार मिले थे तो उसकी कहानी लगभग तैयार थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को स्क्रिप्ट पूरा करने में तकरीबन 2 साल लगे। दरअसल वो चाहता था कि स्क्रिप्ट की एक एक चीज पूरी तरह से लॉजिकल हो और वेल रिसर्च्ड हो। एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। आप लोगों के लिए इस फिल्म की कहानी जानना बहुत जरूरी है। मुराद जी, समय की तंगी है, जरा जल्दी बताइए। जी, ये कहानी पौंडलम में शुरू होती है। राम नाम का एक मिडिल क्लास आदमी अपने बेटे यतिन से बेहद प्यार करता है। एक रात यतिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकलता है। वहां उस क्लब में शराब के नशे में धुत एक लड़का उसकी दोस्त से बदतमीजी करने लगता है। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था, एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा था। लाख समझाने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बात बिगड़ जाती है। यतिन सबके सामने उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। गुस्से में वो लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यतिन का पीछा करता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और गलती से यतिन के हाथों उस लड़के का खून हो जाता है। जब राम घर वापस लौटा, उसने देखा उसका बेटा बदहवासी की हालत में उस लड़के की लाश के पास बैठा रो रहा है। राम जानता था कि वो लड़का एक जाने माने बिल्डर का बेटा है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके बेटे की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। राम ने बहुत सोचा, फिर उसे याद आया कि उस वक्त उस बिल्डर की नई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और फिर उसने उस लड़के की लाश को उसी के बाद की नई बिल्डिंग में दफना दिया। इसके बावजूद वो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस एक ना एक दिन जरूर आएगी।
किस तरह से अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो अपने ही खिलाफ एक के बाद एक सबूत तैयार करता रहा, यही फिल्म का सेकंड हाफ है। क्लाइमैक्स में लाश पुलिस को मिल जाती है और राम अपने बेटे को बचाने की खातिर सारा का सारा इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लेता है। यानी वो अपनी लाइफ पे फिल्म बना रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आपने कहा आप उसे 2016 में मिले थे, जी। तो स्क्रिप्ट अगर तैयार है तो फिल्म बनी क्यों नहीं अब तक? शायद उसे डर हुआ कि फिल्म के चक्कर में फंस ना जाए। नहीं ऐसा नहीं है। असल में क्या बात थी कि हम दोनों ही फिल्म की एंडिंग से खुश नहीं थे। हालांकि उसको इस बात का डर था कि कहानी कहीं चोरी ना हो जाए, उसका कॉपीराइट ना निकल जाए, तो उसने उस कहानी को ऑलरेडी एक किताब के तौर पे पब्लिश करवा दिया था। व्हाट? कब? 1 साल पहले। ये नॉवेल अवेलेबल है मार्केट में? नहीं, इसकी ज्यादा कॉपीज तो प्रिंट नहीं हुई। इज द बुक अवेलेबल और नॉट? मतलब ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। विजय के नाम पे छपी थी? नहीं, और इसी वजह से मैं आप लोगों के पास आया हूं, क्योंकि वो किताब मेरे नाम पे छपी है। बिल्स किसके नाम पे थे? पेमेंट तो वही करता था, लेकिन बिल्स थे तो मेरे ही नाम पे। और बैंक ट्रांसफर था या कैश? कैश था। हालांकि मैंने उसको बोला था कि सारा अच्छा, वाइट। ओके। आप बोल रहे थे कि आप फिल्म की एंडिंग से खुश नहीं थे। जी, इसीलिए हम लोगों ने नई एंडिंग के लिए नए आइडियाज पे काम करना शुरू कर दिया था। बोलो। सर, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? क्या? अगले दिन सुबह मुझे कॉन्ट्रैक्टर आने से पता चला कि पुलिस स्टेशन में बंटे से चोरी का काम शुरू होने वाला है। संडे रात को जब घर वाले सो गए, उसके बाद मैंने लाश को पुलिस स्टेशन में दफना दिया। योर ऑनर, ये बयान पुलिस ने मेरे क्लाइंट को टॉर्चर करके उनसे जबरदस्ती लिया है। क्या ये सच है? जी हाँ योर। वरुण get this guy? आप क्या चाहते हो? वो चाहे कुछ भी कह ले महेश, अब बचेगा नहीं। इट्स ओवर फॉर हिम। No, Mira. I fear this is the beginning of something. योर ऑनर, ये पूरा केस मनगढ़ंत जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से। विजय के नाम पर जिस बयान को इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है, उसका एक एक शब्द इस नॉवेल से लिया गया है। उसने फिर अपना खेल शुरू कर दिया। जैसा इन्होंने कहा, इट्स जस्ट द बिगनिंग। मतलब? स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय मेरे पास आया था। मुराद साहब, एंडिंग में एक प्रॉब्लम है। क्या? हीरो जेल जा रहा है। पब्लिक को ऐसी एंडिंग पसंद नहीं आएगी। अगर पिक्चर को हिट होना है तो उसका जीतना बहुत जरूरी है। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, लेकिन उन्हें लिखने के लिए आपकी मदद चाहिए। बोलो। ये कहानी पॉन्टिलम की है ना? तो अगर वहां की पुलिस को बाकी में ऐसी कोई लाश मिल जाए तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? पता कर सकते हैं। पुलिस में मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, तो उसने जो भी जानकारी मुझसे मांगी मैंने पुलिस से लाकर उसको दे दी, और उस जानकारी के बेस पे उसने एक एंडिंग तैयार की। मैंने एंडिंग सुनते ही उसको बोला था कि ये बहुत रिस्की है। वो भी इस बात से सहमत था, इसलिए हमने उस आइडिया को ही खारिज कर दिया। ओके, वो एंडिंग क्या थी बताएंगे? मुझे डर है कि कहीं विजय कुछ ज्यादा इत्तेफाक है इनके इस केस में। समीर देशमुख की डेड बॉडी जो इन्हें इतने सालों से कहीं नहीं मिली, वो ठीक इस नॉवेल की तरह इन्हें अपने पुलिस स्टेशन में मिलती। योर ऑनर, पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। पब्लिक को कोई आइडिया नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। सच तो यह है कि मीरा देशमुख हमेशा से ही साड़गांवकर परिवार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। सालों बाद जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो वो उसे छुपा देते हैं और इंतजार करते हैं एक परफेक्ट प्लॉट का। और फिर डिफेंस ने एक अच्छी खासी साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एज पर द डीएनए रिपोर्ट ये स्केलेटन समीर देशमुख का है ही नहीं।
यही बात मैं बोल रहा था। मैंने कहा था ना इसने कोई प्लान किया है, इसने कन्फेस नहीं किया, इसने उस कन्फेशन के पीछे भी कोई नया सीन था। तुम्हें मैंने बोला था ना, मुझे शक, क्योंकि जो करेक्टर इसका पार्ट 1 से चल रहा है ना मूवी के अंदर, जो थी चौथी फेल, जो वो कहती थी ना कि क्या नाम है आईजी मीरा, कि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट किया। तो देखा इसने यार, मतलब ये मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, गुमान में नहीं था ये, वो वहां था, उस हद तक चला गया भाई। मतलब इसने 2000, ये कब हुआ सीन, कब हुआ था ये? 2014 में, 2014 से, और ये मूवी में मेरे ख्याल से 2021 या 22 चल रहा है, सही है। 2014 से 21 भाई, ये ऑलमोस्ट 7 साल 8 साल का गैप बन रहा है। इस 8 साल के अंदर इसने पूरी प्लानिंग की है भाई। मतलब इसका एक एक वक्त प्लानिंग के अंदर गुजरा, हर पहलू को गौर से देखना कि ऐसा होगा तो मैं ये चीज कर दूंगा, वैसा होगा तो मैं, और ये बुक वाला सीन देखो, मतलब कहां से पूरी की पूरी स्टोरी अपनी बुक में डाल दी इसने, रियल लाइव स्टोरी बुक में डाल दी, कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया, क्योंकि इसको ये आइडिया था शायद कि कभी ना कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और पकड़ा गया तो फिर किस तरह पकड़ा गया है, और फिर किस तरह से निकलना है, मतलब अब जारी बात है, ये बुक वाला भी इसने ही अपने वकील को बताया होगा। वकील ने तो इसका केस अभी लिया ना, तो इतनी डिटेल में वकील को कैसे पता लगा होगा? इसको विजय को तो पुलिस में होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके वकील को भी इसकी पूरी चीजें नहीं पता कि इसे क्या कारनामा है। यार वकील को हो सकता है पता भी हो। देखो, डॉक्टर और वकील ये दो ऐसी पर्सनालिटीज होती है ना कि इनको आप जितना ज्यादा सच बताओगे ना, उतना ज्यादा आप महफूज रहोगे। जितना आप इनसे झूठ बोलोगे, उतना वो आपको बचाने में नाकाम हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपनी वकील को A to Z पूरी सच्ची कहानी सुनाई। वकील को पैसा चाहिए, वो भले जितना गलत भी उसको बचा लेगी। जारी बात है ना, वो उसका क्लाइंट है भाई, वो पैसा उससे अपनी जो फीस ले रही है वो इसी चीज के लिए ले रही है कि उसने उसको बचाना है। अब वो झूठे गवाहों की बुनियाद पे बचाना है या सच्चे गवाहों की बुनियाद पे बचाना है, जैसे भी बचाना, उसने अपनी जान लगा देनी है उसको बचाने पे। लेकिन मेरा अभी भी सर यकीन मानो घूम रहा है। अब इसकी एंडिंग क्या होगी? वो बुक जो है ना, एंडिंग तो अभी तक उसको भी नहीं समझ में आई ना। देखो एंडिंग मैं खुद समझ गया, उसने जैसे बोला कि हीरो एंड में जेल जा रहा है, ये एंडिंग मजेदार नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है ये मूवी। अच्छा, वो एंडिंग अभी क्या होनी चाहिए, अभी वो राइटर साहब बताएंगे ना, क्योंकि उसने क्या किया, उसने उनके पुलिस ताल्लुकात को यूज करते हुए वहां से जब बंदा जेल जा रहा होता है इस टाइप के केसेस के अंदर, तो पुलिस आगे क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन पहले ही ली उसने, पहले उनसे लेके और फिर ही तो ये सारी तैयारी की थी उसने कि अगर ऐसा दिन आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। ये तो है। तो अच्छा, उस वक्त उसने जो कन्फेशन दिया वो भी उसके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि उसको उस वक्त उसको अपनी बेटी को बचाना था। जाके कोर्ट में जाके बोल भी दिए कि इन्होंने मुझसे इस जबरदस्त प्रेशर में लिया है। और अब ये डीएनए रिपोर्ट आई एंड में, ये और शॉकिंग न्यूज है। अबे बॉडी, मतलब वहां पे जो बॉडी पड़ी है, अगर वो समीर देशमुख की नहीं थी तो फिर किसकी है? इसने तो वहीं जाके दफनाया था ना, वहीं बॉडी डंप की थी। तो वो बॉडी कैसे चेंज हो गई हमें भी नहीं पता, मतलब जो लोग ये मूवी देख रहे हैं उनको भी नहीं पता कि बॉडी, तो हमें कैसे पता होगा? अभी हम तो भाई ये देख रहे हैं ना। मतलब हमें अपने घर वाले से तो छुपाई बात, हमसे भी छुपाई ना, हमें भी झूठ दिखाया। हाँ, ये बात है कि ये मतलब उसने एक लंबी तकड़ी प्लानिंग करके रखी हुई थी। खैर भाई, अभी फिलहाल हम इस पार्ट को ना यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद लास्ट पार्ट है, वो देखते हैं, फिर तफसील से बात करेंगे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इस उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।